तो जो लास्ट आप लोगों को बताया गया था वो क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे आज मैटलैब में कैसे उस पर वर्क किया जाता है। अगर कोई सिस्टम का मॉडल दिया हो उसका ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करना हो और उसकी एनालिसिस करनी हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन में, तो या डिस्क्रीट मैनर में या कॉन्टिन्यूस मैनर में, तो उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जानना चाहेंगे ट्रांसफर फंक्शन की डिफिनेशन कितने लोगों को पता है। Yes, sir. Laplace transform output upon Laplace transform with initial condition will be zero. ओके, विथ इनिशियल कंडीशन जीरो, ये क्यों कंपल्सरी किया जाता है, कोई बता सकता है। ये थोड़ा सा कंट्रोल का पार्ट है, एक बार उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं उसके बाद हम चलते हैं। अगर ये इनिशियल कंडीशन जीरो का मीनिंग क्या होता है और अगर ये जीरो ना हो तो क्या होगा। हालांकि ये मैटलैब के डोमेन से बाहर है क्योंकि अभी तो हम कुछ और पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, मेरी क्यूरियोसिटी है कि आप लोग उसको बता पाएँ कि अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है और मैं कह रहा हूँ कि एक प्लांट है, उसमें इनिशियल कंडीशन है ही, एग्जिस्ट कर रही है, तो अब क्या करेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे। फिर उस सिस्टम का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, उस सिस्टम को अगर आपको कुछ काम करना, उसका कंट्रोलर डिजाइन करना, तो कैसे कीजिएगा आप। एनीवन। इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स फिर भी आप किस पे अप्लाई करते हो, किसी ट्रांसफर फंक्शन पे ही ना। आप स्टेप रैंप या इम्पल्स जो भी सिग्नल देते हो किसी ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए ना, कि उसका आउटपुट बिहेवियर कैसा आ रहा है, कि अगर हमको इस तरह का इनपुट दे रहे हैं तो ट्रांसफर कोई प्लांट है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसके लिए तो प्लांट को तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा ना, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग तो करना पड़ेगा। और ट्रांसफर फंक्शन एक बेहतर मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन किसी ऐसे सिस्टम के लिए नॉट वैलिड है कि जहाँ पे आपका इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होता है, तो फिर क्या कीजिएगा आप। और ये इनिशियल कंडीशन जीरो क्यों होती है, इसका मीनिंग क्या है, आप कोई बता सकता है। जैसे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कि सपोज एक आरएलसी सर्किट मैंने ले रखी है, उसका मैं, आप लोग के भी कंट्रोल सिस्टम पार्ट में रहा होगा कि आपने एक आरएलसी सीरीज लिया होगा सर्किट का, आरएलसी सीरीज सर्किट का, उसका फ्रीक्वेंसी वो मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकाला होगा, तो आपने फिर उसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर कराया होगा, तो वहाँ से जीटा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है, वो उनके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के टर्म में, आरएलसी के टर्म में, तो उस तरह से आपने किया होगा। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि चलो सर ठीक है, मेरे ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकलता है वहाँ पे, बोलिए। पहले से क्या सर चीज़। पहले से एनर्जी स्टोर्ड है। सर बिल्कुल। आरएलसी में पहले से एनर्जी। हाँ, आरएलसी में कौन स्टोर करेगा, या तो इंडक्टर करेगा या तो कैपेसिटर करेगा। इंडक्टर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, करंट के फॉर्म में, है ना। मैग्नेटिक कुछ फील्ड। उसमें इसका, हाँ मैग्नेटिक फील्ड करेगा, इसका मतलब उसका फिजिकल, अगर एक प्रॉपर वे बोला जाए ना, इसका मतलब कि इंडक्टर की इनिशियल जो करंट है वो जीरो नहीं है, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी तभी स्टोर हो रही है जब उसमें कुछ करंट फ्लो होती है। बाय वर्च्यू ऑफ द फ्लोइंग करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर, इट स्टोर्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है। एंड कैपेसिटर में क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ स्टोर्ड चार्ज, है ना, देर विल बी सम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इनिशियली कुछ वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस, क्योंकि उसने कुछ चार्ज स्टोर कर लिया है। और इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, कुछ न कुछ करंट फ्लो कर रही है अभी भी, जो जीरो नहीं हो पाई है, इंडक्टर ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके रखी है, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है। तो उस केस में क्या कीजिएगा भाई, ऐसा तो हो सकता है ना कि आपने एक कैपेसिटर लिया, वो पहले से इनिशियली चार्ज था, अब उसका अगर एनालिसिस करना तो कैसे कीजिएगा। या तो आप इनिशियल स्टेट को जीरो कीजिए, कैपेसिटर को शॉर्ट करके उसको जीरो वोल्टेज पे ले आइए, इंडक्टर का सर्किट ओपन कर दीजिए, तो ऑलरेडी करंट जीरो हो गई, तो आपका जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, तो अब जाके आप यूज कीजिए। या तो कोई प्लांट ऐसा जहां पे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, आपने स्टेट स्पेस पढ़ा होगा, स्टेट स्पेस Yes, sir. एनालिसिस पढ़ा आपने। क्या स्टेट स्पेस एनालिसिस में कहीं भी आपसे ये बोला जाता है कि इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, और जो मैट्रिक्स ए बी सी डी बनती है उसमें डी मैट्रिक्स क्या शो करती है, आप इसके बारे में अगर पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को विराम दे रहा हूँ, आपको मैंने डायरेक्शन दे दिया, आप पढ़िएगा। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा किसने डिफिनेशन बताया, जैसा लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई लाप्लास ऑफ इनपुट विथ ऑफ इनिशियल कंडीशन जीरो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैटलैब में, तो वहाँ पे कुछ जो बेसिक कॉमन मेथड्स हैं वो तीन हैं। एक तो डायरेक्टली आप उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करिए, जैसे यहाँ पे सपोज कि मुझे रिप्रेजेंट करना है एक सिस्टम है एच, जो लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें नॉमिनेटर आपका आ रहा है 10s, डिनोमिनेटर आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25। एक सिंपल हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लेके चलते हैं, और इसको हम जानते हैं कि तीनों मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला मेथड है इक्वेशन का, उसमें सिंपली
आप लिखेंगे s इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन s। अब ये एक जाने वाली चीज़ है कि अगर हम इसको ना लिखें तो s तो हमारा एक वेरिएबल की तरह हो जाएगा जिसको डिफाइन करना पड़ेगा, s बराबर j ओमेगा समथिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, वो भी एक मेथड होता है, आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी समझिए कि इसको पता नहीं कि s क्या है। ये तो आपको पता है ना कि s हमारा जब लाप्लास करते हैं तो टाइम डोमेन जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होता है, s बराबर j ओमेगा, तो वो आपका s होता है। लेकिन इसको कैसे पता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं s बराबर, इसका सिंटैक्स होता है अगर हमको डिफाइन करना होता है कि we need to declare s is a transfer function, then type the whole equation in the command window or MATLAB editor. In this s is the transfer function variable. अब इसको ये दिखाने के लिए कि जो s है वो ट्रांसफर फंक्शन का एक वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, इस लाइन के बाद जो भी s आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन का वेरिएबल जो s होता है उसको एज इट इज कंसीडर किया जाए, ना कि s बराबर समथिंग, जैसे हम कोई वेरिएबल टाइप करते थे ना, s बराबर 1 x बराबर 1 ऐसे करते थे, उसको उस तरह से नहीं ट्रीट करें, इसको ट्रांसफर फंक्शन के वेरिएबल की तरह ट्रीट करें, इसलिए ये कमांड लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दिया 10s है, और नोमिनेटर लिखा और डिनोमिनेटर लिखा s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, और जो पहला होता है ये h इक्वल टू टी एफ एन नम कामा डेन, ये भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैं अभी दिखा रहा हूँ मैटलैब में एक दूसरा मेथड है उसको लिखने का। यहाँ पे मैंने लिखा क्लियर CLC, ये आपका क्लियर द स्क्रीन करता है, कमांड विंडो को क्लियर करता है, क्लियर ऑल ये सारे वेरिएबल्स को डिलीट कर देता है, क्लोज ऑल अगर और कोई विंडो खुली है, फिगर विंडो वगैरह खुली है तो उसको ये क्लोज कर देता है। नेक्स्ट हमने लिखा s इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन s, यहाँ पे सिंगल लिमिटेड में s लिखा जाता है, वो डिफाइन करता है इट स्पेसिफाइज द ट्रांसफर फंक्शन एच एज ए लाप्लास वेरिएबल, तो s को एज ए लाप्लास वेरिएबल ये डिक्लेयर कर देता है। तो इस लाइन को मैं इवेलुएट कर देता हूँ, ये देखिए लाइन सप्रेस हो गई थी इसलिए यहाँ पे कुछ भी पॉपअप नहीं आया, बस इसने इसको रन कर दिया। ऐसे ही अगर आप जेड डोमेन में, डिस्क्रीट डोमेन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जेड इक्वल टू टी एफ, आप जेड को डिफाइन करेंगे विथ किसमें, आपके पास जो टाइम सैंपल होता है ना उसकी वैल्यू अगर आपकी पता है सैंपल टाइम की, तो सैंपल टाइम करके आप इसको जेड को भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप जेड डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन को इनपुट करना चाहते हैं। ठीक है, जेड डोमेन मतलब डिस्क्रीट डोमेन में काम कर रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन थी 10s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट मैंने लिखा है डायरेक्टली इक्वेशन की तरह पुट करते हैं। h हमने लिया कि मैं ट्रांसफर फंक्शन को h नाम से डिनोट करना चाहता हूँ, तो h इक्वल टू 10s जो मेरा नोमिनेटर था डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो था मेरा, मैंने उसको इनपुट कर दिया s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ इस कमांड को, और ये तुरंत आपका लिख के आ गया। ये देखिए आपका आउटपुट आया यहाँ पे h इक्वल टू 10s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ये कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसफर फंक्शन है। अगर यहाँ पे आपने z की तरह डिफाइन किया होता z इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन z, फिर यहाँ पे आपने सिंपल टाइम दिया होता, तो ये जो आप लिखते हैं ना, यहाँ पे z लिखा होता 10z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस z 10z प्लस 25, तो वहाँ पे लिख के आता डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, दूसरा मेथड आता है कि अगर हम ये एक्चुअल में ना, ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक पॉलिनोमियल है s की टर्म में, ये एक पॉलिनोमियल है s की टर्म में, सही बात है? यस सर। ठीक, तो मैंने कहा था कि जब भी आप पॉलिनोमियल को इनपुट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नम इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल में हायर डिग्री से लेकर के लोअर डिग्री तक का सारा टर्म लिखा जाता है। तो अगर s की पावर 0 है, s की पावर 1 है हायर डिग्री, तो s की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे s का कोफिशिएंट 10 है, और s की पावर 0 का कोफिशिएंट 0 है, तो कांस्टेंट टर्म 0 थी, तो हमने इस तरीके से नॉमिनेटर को डिफाइन कर दिया। अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, s का हायर ऑर्डर 2 है तो उसका कोफिशिएंट 1 लिखा, s की पावर 1 का कोफिशिएंट 10 है तो 10 लिख दिया, s की पावर 0 जो कांस्टेंट टर्म आई वो 25 थी, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिफाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। फिर हमने h को डिफाइन किया। अब यहाँ पे h ऑलरेडी देखिए डिफाइंड था, तो मैं h को पहले क्लियर ऑल कर लेता हूँ, क्योंकि पहले से ना h की h के यहाँ पे
एच पहले से था, एक एच नाम से देखें यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन वर्क स्पेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पहले क्लियर ऑल कर लेता हूँ ताकि सारा वेरिएबल हट जाए। सारा वेरिएबल हट गया है। अब जाके मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो क्या ये रन हो जाएगा क्या? अगर मैं इसको डायरेक्ट इवेल्युएट कर देता हूं तो रन हो जाएगा ये वाला? बोलिए। यस सर। चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ना एस को कॉल नहीं किया है। एस को जो डिक्लेरेशन था वो भी हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस में एस नहीं है। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। जब एस को रन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो एस नाम से भी एक यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बनता है, क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है कि एस जो है कंटिन्यूअस डोमेन का एक वेरिएबल है, लाप्लास वेरिएबल की तरह। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ क्लियर ऑल करके। ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि अगर मैं सेकेंड मेथड से रन करना चाहूं तो क्या मुझे वेरिएबल एस की जरूरत पड़ेगी? कितने लोग कहते हैं जरूरत पड़ेगी, कितने लोग कहते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी? बताइए। क्योंकि मैं यहाँ पे एस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि सर उस एस की जरूरत पड़ेगी, कितने लोग कहते हैं नहीं पड़ेगी? कुछ आप लोग अपना आइडिया दीजिए। नहीं, नहीं पड़ेगी सर। चलिए, और बाकी लोग क्या कहते हैं? सर पता नहीं। और कोई गेस करे? इतने को मैं इवेल्युएट करता हूं, आ गया। यस सर। ठीक है ना। अब फिर से एस था तो मैंने क्लियर ऑल किया, फिर से एस था। एक तीसरा मेथड है, वही सिंपल है कि जहां पे मैंने नम डेन को बाहर लिखा था, अब मैं डायरेक्टली इसको इनपुट कर सकता हूं। क्लियर है? आ गया। इसका मतलब है कि एक ट्रांसफर फंक्शन, अगर आपको उसका कोफिशिएंट पता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो आप डायरेक्टली उसको एक लाइन में इंटर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अब एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे एस को डिफाइन किया, नम डेन किया, और ए नाम से उसको रन कर देते हैं। ठीक है। जहाँ पे नोमिनेटर जो है वो एस स्क्वायर प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर जो है आपका एस क्यूब प्लस 2s प्लस 5 है। क्लियर है? अब मैं जानना चाहता हूं कि अभी तो सिंपल है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसके जीरोज और पोल क्या है, तो जीरोज क्या बताइएगा? कोई बताएगा इसका जीरोज क्या है? हेलो। प्लस माइनस आई। इसका जीरो जाएगा प्लस माइनस आई। वेरी गुड। अब पोल अगर पूछा जाएगा तो बताइए जरा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, स्क्वायर वाली, तो एस क्यूब प्लस 2s प्लस 5 है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। कैलसियस सॉल्व करके कोई बता सकता है क्या इसका रूट्स क्या आएगा? आप देखिए, इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको रूट्स लिख कर सकते हैं ना। रूट्स के अंदर हम लिखेंगे तभी आ जाएगा। कल हमने आपको सिखाया था कि पॉलिनोमियल का अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो उसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप। रूट्स करके एक बार चेक किया जाए। चलिए, रूट्स करके कैसे करते हैं, कोई बताएगा? कैसे बताए थे रूट्स वाला? कल आपको कराए थे हमने। हेलो। सबको भूल गया क्या रूट्स वाला? शिवम, कल थे आप? कौन कौन था कल? सर इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे और रूट आप उस इक्वेशन का जो डिफाइन किए रहेंगे उसको लिख चलिए, देंगे। रूट आप यस इनकी या बात जो हम भी है मानते यस। हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे। हमने एक x वेरिएबल मान लिया और x इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है। स्क्वायर नहीं दिया है तो 0 बन जाएगा, s का दिया है तो 2 बन जाएगा, और कांस्टेंट का 5 बन जाएगा। ये हमने सेमीकोलन से इंटर कर दिया, x एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। ठीक है। अब हमको लिखना पड़ेगा रूट्स और उसको कॉल कर देना होगा। किसको? x को। ऐसे ही लिखा था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था? बताइए। हेलो। आ गया? यस सर। भूल जा रहे हैं आप लोग। ठीक। ये तो रहा रूट्स का।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पूरे सिस्टम का अगर आपको ऐसे ही देखना हो एक बार में एक कमांड से, अभी आपको ये पूरा इनपुट करना पड़ा, तो सिंपल एक कमांड होता है। अच्छा, इसका अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एस ऑलरेडी लिखा हुआ है और ए का, ठीक है, ए ट्रांसफर फंक्शन है, मैं ए फिर से इनपुट कर दे रहा हूँ। ए, इसका डीसी गेन कितना है, कोई बताएगा? डीसी गेन क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है या एस टेंड्स टू जीरो, सारे इसको जीरो कर दो, कितना आएगा? एस बराबर वो एरर कितना आएगा? डीसी गेन 1/5 है कि नहीं? डीसी गेन का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, तो उस समय सिस्टम का गेन किस तरह से काम कर रहा है? एस की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, सिस्टम का गेन कितना आएगा? 1/5.2, 1/5। है ना? यस। अब हम इतना कुछ कैलकुलेट करने के लिए ना सिंपल एक कमांड लेते हैं, जीरो पोल गेन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेड फॉर जीरोज, पी फॉर पोल, के फॉर गेन। इसका कमांड आप टाइप करके इसको रन कर दीजिए। ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये याद रखिएगा। देखिए जेड पी के आपने रन किया तो ये इसका जीरो पोल और गेन मॉडल आ गया। आई थिंक इसमें अभी देखते हैं, कुछ वो फॉर्मेट नहीं आ रहा है, कुछ इसमें एरर होगा, देखते हैं। अभी फिलहाल ये जीरो पोल गेन मॉडल तो लिख रहा है, लेकिन इसमें आया नहीं है डीसी गेन। इसमें करते हैं कमांड, डीसी गेन इसका देखिए आ रहा है, कितना आ गया ये इसका गेन, डीसी गेन 0.2। 2.00 इंटू ई की पावर -1 का मतलब 10 की पावर -1 कीजिएगा तो ये आपका 0.2 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेरी गुड। अब हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं। ये कमांड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग कमांड लिखते हैं गेट ए। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का अगर आपको ये मेथड चाहिए ना, अगर आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, है ना, जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन दिया था आपको, पोल जीरो अगर बहुत बड़ा दिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गेट ए कर दीजिए, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये पूरा का पूरा निकाल देता है। कौन सा कमांड है? गेट ए करके, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, हम वहाँ पे इसको रन करते हैं। नम डेन, नोमिनेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, और हम यहाँ पे एक कमांड डालेंगे, ये है ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल कन्वर्जन। क्या करेंगे? ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग पोल जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जाके जो भी आपका जीरोज और पोल है उसको जो आपका जो एस डोमेन होता है उसमें प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली आपका ये प्लॉट कर दिया नम और डेन को। तो यहाँ पे देखिए नम और डेन आपके आ गए हैं, और इसको मैंने रन कराया, जीरो पोल। देखिए यहाँ पे जो जीरोस था उसकी वैल्यू आ गई, पोल था उसकी वैल्यू आ गई, और जो गेन था डीसी उसकी वैल्यू आ गई। अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टीएफ ब्रैकेट में नम कॉमा डेन, सही है। ये ट्रांसफर फंक्शन है। अगर इसका आपको देखना है क्या चीज, पोल, जीरोज और गेन, तो ये आप यहाँ पे इसको रन कर दीजिए। मैंने इसको रन कराया, इसका जीरो जो था देखिए प्लस माइनस आई पे लाई कर रहा है ना। पोल कहाँ पे लाई कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है, और ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। और ये आपका कोई दूसरा है जो केवल और केवल रियल प्लॉट पे है। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसका जो पोल जीरो प्लेन में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने वहाँ पे कमांड डाल दिया पीजेड मैप। पीजेड मैप ए हो गया है, ये बीजी दिखा रहा है, ये देखिए ये सबको दिख रहा है। ये देखिए आपका जीरो जो प्लस माइनस आई पे लाई कर रहा था, ये जीरो एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस है ना। ये देखिए दोनों जीरोज हो गए आपके, और एक पोल आपका देखिए यहाँ पे ये रहा, और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले पोल थे ये दोनों यहाँ पे आ गए, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले पोल हैं, यस। ठीक है।
देख सकते हैं यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो दिखाया है, ओवरशूट कितना जा रहा है, फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे इसको कैलकुलेट किया है, पोल की वैल्यू दिखाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है।